जय हिंद दोस्तों। आज हमारा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। कैसे इंग्लिश में बातें करेंगे। तो इंग्लिश में बातें करने के लिए दो चीज़ जानकारी रखना चाहिए। एक तो टेंस और दूसरा होता है वोकैब्युलरी। ये दोनों आप ठीक ठाक अगर जानते हो तो इंग्लिश में आप बातें कर सकते हो, क्योंकि अभी इंग्लिश में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इंग्लिश में कहीं भी जाओ, पूरा वर्ल्ड में किधर भी जाओ, इंग्लिश पूछता है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश भाषा ही चलते हैं। तो इंग्लिश जानना अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और कहीं पे भी जाओ, कुछ भी काम पे इंग्लिश लगता है। तो बहुत आसान तरीके से कैसे इंग्लिश आप सीख जाओगे, उसके लिए मैं आज का ये टॉपिक चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि टेंस क्या है और वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी होता है शब्दकोश। मतलब आपको ज़्यादातर शब्द जो होता है उसका मीनिंग आपको जानना है। आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप कैसे इंग्लिश में बात करोगे। ठीक है, जाना को क्या बोलते हैं, आना को क्या बोलते हैं, खाना को क्या बोलता है, देखने को क्या बोलता है, लिखने को क्या बोलता है, ये क्या है, ये जानकारी लेना पड़ेगा। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। बचपन से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत कुछ वोकैब्युलरी उसके अंदर है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है टेंस की वजह से, क्योंकि कैसे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं वो समझ नहीं पाता है, इसलिए बोल नहीं पाता है। तो उसके लिए टेंस का जानना जरूरी है। तो मैं टेंस बहुत आसान है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। और इंग्लिश भी बहुत आसान है। इंग्लिश को एक लैंग्वेज के हिसाब से सोचो। जैसे बचपन से हम लोग, कोई हिंदी जानता है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई उड़िया जानता है, तो वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। उसको ज़्यादा कुछ जैसे बहुत कुछ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश करोगे तो सब कोई इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है, जो बोला था, टेंस और वोकैब्युलरी। ये दोनों अगर जान गया तो लगभग 80% आप आराम से इंग्लिश में बातें कर सकते हो। अच्छा, तो टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब ये होता है समय। समझ लो, हमने कभी भी किसी से हम लोग बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ एक समय को लेके बातें करते हैं। जैसे हम कुछ बीता हुआ कल के बातें करते हैं, नहीं तो अभी प्रेजेंट का बातें करते हैं, नहीं तो भविष्य में कुछ करने वाला होने वाला है, इसको लेके बातें करते हैं। कभी भी हम लोग जब बातें करते हैं तो उसमें समय का मेंशन रहता है। मतलब हम किस समय में बातें कर रहे हैं, पिछले की बातें कर रहे हैं, या अभी प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, या फ्यूचर में कुछ होने वाला या करने वाला है उसके बातें। ऐसे ये तीनों में से कोई भी हम बातें करते हैं, तो वो टाइम को ही बोलता है टेंस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो वो टेंस 3 तरह के टाइम मेंशन करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान में हम बातें करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये प्रेजेंट में। तो पास्ट में एक लोग बात करता है, वो कैसे होता है, पास्ट में बातें करते हैं, मैं किया था, मैं गया था, मैं खाया था, पिछले जो हम लोग कर चुका है, ख़त्म हो गया हो। और फ्यूचर में जो बातें करते हैं लोग, कैसे करते हैं, हम करूँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, जो भी है आपको पता चलेगा। आप जो हिंदी जो जानते हो, जो भी, जो जिसका जो रीजनल लैंग्वेज होगा, तो उसको पता रहता है कि कौन सा बात प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में, कौन सा फ्यूचर में है। ठीक है, तो ये होता है टेंस। मतलब ये तीनों। और हर एक टाइम में हम वर्क के हिसाब से बातें करते हैं। जैसे मेरा काम शुरू हुआ, या मेरा काम चल रहे हैं, या मेरा काम ख़त्म हुआ कि नहीं, या काम ठीक ठाक हुआ कि नहीं, तो इसके ऊपर से ये हर एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस को है ना 4 तरह के डिवाइडेड किया है। वो 4 तरह वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो अभी हर एक टेंस में, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हर एक काल में 4 तरह का हमने टेंस लिखा है। सबसे पहले है इंडिफिनाइट टेंस, जिसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट में भी होता है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट में भी है, ये फ्यूचर में भी है। हर काल में ये 4 है। तो लगभग छोटा सा एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों को मिल गया कि टेंस क्या होता है। 3 तरह का समय का विभाजित होता है काल, और उसमें ये 4 तरह का हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ये 4 तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बनाना सीख गए तो हम लोगों के लिए बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिफिनाइट टेंस से। इंडिफिनाइट टेंस, या फिर उसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ये इंडिफिनाइट टेंस प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या क्या होगा, ये तीनों आपको आज सिखाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे इसी हिसाब से चलेगा। हाँ, तो अभी हम लोग सीखेंगे इंडिफिनाइट या सिंपल टेंस। तो ये सिंपल टेंस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही सीख जाएंगे। बहुत आसान है। सिंपल टेंस प्रेजेंट में कैसे होता है, और पास्ट में कैसे होता है, फ्यूचर में क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है नॉर्मल, जो हम रोज़ हम बातें करते हैं, जैसे डेली रूटीन जो हमारा रहता है, डेली एक्टिविटीज़ रहता है, हैबिट्स कुछ रहता है, परमानेंट एक्शन कुछ रहता है। इसको लेकर जैसे हम बात करते हैं, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम रोज़ रात को रोटी खाते हैं, या फिर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, सूरज उठता है, राम बाजार जाते हैं। ये जो हम लोग जो वर्तमान में हम बातें करते रहते हैं, वर्तमान में जो हम बातें करते रहते हैं, जो वर्तमान को
पता चलता है जो बात सुन के, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अच्छा, टेंस पहचानने का, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो और पास्ट हो और फ्यूचर, ये पहचानने का कुछ तरीका है, बहुत आसान है। हम लोग हर सेंटेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और करना पड़ेगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब देख के हमको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। इधर लिखा है, आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट में लिखा है डू डज। ये डू डज का जब यूज़ होगा, ये तभी पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आता है, प्रेजेंट। जब डिड यूज़ करूँगा तब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आएगा, और जब हम लोग फ्यूचर में बोलेंगे तो विल शैल का यूज़ होगा। जैसे कोई भी जाता है, कोई जाता है तो प्रेजेंट में होता है। जैसे कोई गया था, मतलब वो भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया, वो होता है पास्ट। और मैं जाऊँगा, वो हो गया फ्यूचर। तो ये भी समझ में आता है कि बात जैसे हम करते हैं कि वो हो चुका है, पास्ट का बात है या प्रेजेंट का बात है या आगे करूँगा, फ्यूचर का बात है, तो उसी हिसाब से टेंस को सजा हुआ है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देख के आपको पता चलेगा कि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब, आपको ये 3 तरह का जो है डू डज डिड और विल शैल से पता चलेगा कि ये कौन सा टाइम का बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट में आप बातें करोगे तो आपको डू डज का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कुछ बीता हुआ कल का बात कर रहे हैं या थोड़ी देर पहले जो हो गया उसका बातें करोगे तो उसके लिए आपको डिड का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्यूचर के लिए आप कुछ करने वाले हो या होने वाला है, जो फ्यूचर में, जो अभी तक हुआ नहीं, होने वाला है, ऐसा सिचुएशन रहेगा तो विल शैल का यूज़ करेंगे। ये हमारा होता है सिंपल हेल्पिंग वर्ब। इसको देख के पता चलता है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप सेंटेंस क्रिएट करोगे। तो अभी देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, और वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट क्या है। कोई भी एक सेंटेंस में जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल जा रहे हैं तो राम होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं होता हूँ सब्जेक्ट, मैं करता हूँ, मैं मेन हूँ इस सेंटेंस का। और जो काम होता है उसको बोलता है वर्ब। जो काम, कुछ भी जो करना होता है वो भी काम, खाना, गाना सुनना, गाना गाना, नाचना, देखना, सोचना, ये सब होता है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का भी 3 फॉर्म होता है। जैसे हमने बोले थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम लोग जैसे गया था, जा रहा हूँ और जाऊँगा, ऐसे वर्ब का 3 फॉर्म होता है। फर्स्ट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म होता है। तो वो आप किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, उसका इंग्लिश का जो किताब रहता है उसमें मिल जाएगा आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानने के लिए। वो कुछ नहीं, हम लोगों को जो हमेशा यूज़ होने वाला वर्ब रहता है उसका है ना 3 फॉर्म आपको रट्टा मारना है। उसको तो रट्टा मारना है, क्योंकि आप वोकैबुलरी आप नहीं जानोगे तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, वो तो आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। और ऐसे आप जानते भी हो, खाली मेन जो वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म ये ज़्यादातर जानते हो, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये जानना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, जिसको लेके सब्जेक्ट काम करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना जो गो होता है वो होता है वर्ब, और कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूँ, तो खाना जो मैं खाता हूँ वो हो गया वर्ब, और मैं हो गया सब्जेक्ट, और क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो खाना होता है ऑब्जेक्ट। तो हर कोई सेंटेंस में ये रहेगा तीनों चीज़। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके साथ एस ई एस ऐड होगा। कब होगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तब उसके वर्ब के लास्ट में एस ई एस ऐड होगा। अभी आपको मोटा मोटी याद देने के लिए बोल रहा हूँ। समझ लो कोई अकेला है, कोई अगर अकेला, जैसे ही, सी, राम, श्याम, ऐसे जो होता है अकेला है, तो उस वो वाला सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में एस ई एस आप जोड़ोगे। और जो बहुत सारे जैसे दे, पेरेंट्स, राम एंड श्याम, ये सब लोग एक से ज़्यादा हो गए, तो वो लोगों को गार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को कोई एस ई एस का सपोर्ट नहीं चाहिए। सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब बैठेगा और ऑब्जेक्ट बैठ जाएगा। अगर वो सिंगुलर हो गया, एक जन, किसी एक व्यक्ति हो गया, तब जाके एस ई एस ऐड करेंगे। जैसे हम अगर बोलेंगे राम गो टू स्कूल, नहीं होगा, राम गोज़ टू स्कूल होगा, क्योंकि राम अकेले है। और दे गो टू स्कूल, क्योंकि दे वो लोग होता है, बहुत सारे लोग होता है। वी गो टू स्कूल होता है, जैसे हम लोग। खाली सिर्फ आई जब होगा, आई अकेला है फिर भी कॉन्फिडेंट है उसके अंदर, इसलिए उसके टाइम में वर्ब के साथ एस ई एस नहीं जुड़ेगा। खाली ध्यान में रखना, आई मतलब मैं जो होता हूँ आई, वो आई बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसको लेके जब आप सेंटेंस बनाओगे तब एस ई एस का ऐड नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो जैसे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा राम गोज़ टू दिल्ली, अभी राम अकेला है तो इसलिए गो मतलब जाना है, तो वर्ब के लास्ट में हम लोग ई एस ऐड कर दिया, क्योंकि राम अकेला है, उसको गो, उसके साथ जो वर्ब रहेगा उसके साथ एस या ई एस जुड़ेगा, तभी गो के साथ ई एस जुड़ा गया। तो राम गोज़ टू दिल्ली।
उसके बाद देखो वी गो टू स्कूल, तो वी जो है ना हम लोग है, ये सब है, एक जन नहीं है, बहुत लोग है, इसलिए हम लोग, उसके बाद जो वर्ब आता है उसके साथ एस ई एस नहीं जुड़े, वी गो टू स्कूल। उसके बाद लिखा देखो आई गो टू मार्केट, तो मैं पहले ही बताया था आई बहुत कॉन्फिडेंट है, आई के साथ किसी का हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए आई के पास बाद भी जो वर्ब आया उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया, आई गो टू स्कूल। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर, इसको आप फॉलो करोगे तो कोई भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है आप कर पाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे जो आम हम बातें करते हैं, जो प्रेजेंट में बातें करते हैं, हैबिट के ऊपर, डेली एक्टिविटी के ऊपर हम बातें करते हैं, कोई भी बात, हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, जैसे हम पॉजिटिव बातें करते हैं, जैसे ये होता है पॉजिटिव, तो हम वैसे नेगेटिव बातें भी करते हैं ना। नेगेटिव बातें कैसे करते हैं? हम स्कूल नहीं जाता, हम खाना नहीं खाते, हम ज़्यादा पानी नहीं पीते, तो ये जो नेगेटिव बातें होता है उसके लिए भी स्ट्रक्चर होता है, वो मैं नीचे कर देता हूँ स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे हम पॉजिटिव बातें करते हैं वैसे हम नेगेटिव बातें भी करते हैं ना, हमको ज़रूरत पड़ता है करता हूँ। तो नेगेटिव बात के लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी देखो, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब देख के हमको पता चलता है कौन सा टेंस है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इधर यूज़ किया गया जो डू और डज होता है। अभी इधर मामला यह होता है कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। ठीक सेम जैसे हम पहले समझाए थे कि सब्जेक्ट अगर अकेले है, सिंगल है, तो वर्ब के लास्ट में एस और ई एस जुड़ेगा। यहाँ पे भी वैसा ही है, अगर सब्जेक्ट अकेले है तो बड़ा वाला हथियार चाहिए उसको, डज चाहिए, डी ओ एस, डज। उसको छोटा वाला हथियार से काम नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा लोग रहेगा तो छोटा हथियार से काम होगा। इसलिए देखो, राम डज नॉट गो टू दिल्ली, और क्योंकि राम अकेला है इसलिए बड़ा हथियार लेके डज, ये लग गया उसमें। और नीचे लिखा है दे डू नॉट गो टू मार्केट, वो लोग ज़्यादा है दे, तो इसलिए डू नॉट, डू लगाया, ठीक है, डू नॉट गो टू मार्केट। अभी यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिए हैं, तब हेल्पिंग वर्ब का लास्ट में एस ई एस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार हम लोग लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है उसमें एस ई एस ऐड कर दिया है। तो इसलिए उसके बाद जो गो, जो नेक्स्ट जो वर्ब आ रहा है उसके लास्ट में एस ई एस जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल होगा, राम डज नॉट गो टू दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे और एक बात है, डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में आके डजंट बोलेंगे हम जब बातें करेंगे इंग्लिश में तो डजंट गो टू दिल्ली होगा। दे डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके डोंट गो टू मार्केट होगा, दे डोंट गो टू मार्केट, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। डज और नॉट मिल के होता है डजंट, डू और नॉट मिलकर होता है डोंट, ठीक है। तो सिंपल हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से हम लोग बनाया। अच्छा, इसके बाद जब नेगेटिव हो गया उसके बाद इंटरोगेटिव तो हो सकता है ना, हम किसी को पूछ भी सकते हैं कि तुम मार्केट जाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर होगा, वो मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर फॉलो करना और बाकी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग जैसे नेगेटिव में बातें करते हैं वैसे इंटरोगेटिव में भी बातें करते हैं। तो इंटरोगेटिव में बातें जब करेंगे तब वो जो हेल्पिंग वर्ब डू डज जो प्रेजेंट में ही लगता है खाली, वो खुद के सबसे पहले आ जाएगा। देखो, हम एरो मार्क कर दिया, वो तब सेकंड में नहीं बैठेगा, वो सबसे पहले आ जाएगा डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी डू डज कहाँ लगेगा आपको मालूम ही है, सिंगल रहेगा तो कोई और डू होगा, डज होगा, और अगर एक से ज़्यादा लोग रहेगा डज होगा, सिर्फ आई को छोड़ के। और यू भी होता है, यू हमेशा इंग्लिश में प्लूरल का रोल निभाता है। यू जब भी होगा तो आपको समझ लेना कि प्लूरल, भले ही हम किसी एक जन को यू बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे जो नियम लागू होगा वो प्लूरल के ही नियम लागू होगा, ठीक है। तो इधर डू डज सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी इसका एग्जाम्पल एक लिख के दिखाता हूँ। देखिए, इंटरोगेटिव जब हो गया तब क्या हुआ, डू डज पहले लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम राम को अगर हम पूछ रहे हैं कि तुम मार्केट जाते हो, तो क्या होता है, डज राम गो टू मार्केट, क्योंकि राम अकेला है तो उसको बड़ा हथियार चाहिए, डज लगा दिया, इसलिए डज राम गो टू मार्केट। तो जब इधर हम इंटरोगेटिव करेंगे तो एक बार डज लगा दिया तो वर्ब के साथ एस एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। और अगर ज़्यादा लोग जैसे डू दे प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो जब दे है इसके लिए डू यूज़ किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। अच्छा, इसमें एक डब्ल्यू एच वाला भी आता है, जैसे डब्ल्यू एच कब होता है,
जब हम लोग हाँ और ना में आंसर देते हैं उसी टाइप का सेंटेंस होता है तब इंटरोगेटिव होता है। जैसे हाँ और ना में आंसर देते हैं हम लोग, जैसे राम बाजार जाते हैं, हाँ या ना। अभी अगर पूछेंगे राम क्यों नहीं जाते तब होता है WH क्वेश्चन। अगर WH आ गया तो डू से पहले WH बैठ जाएगा, बाकी जैसे स्ट्रक्चर वैसे सेम रहेगा। क्यों राम बाजार जाते हैं, व्हाई डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, तो WH खाली सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद डज, उसके बाद राम, गो टू मार्केट जैसा होता है वैसे, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे। मैं उस स्ट्रक्चर भी लिख के देता हूँ। देखिए यहाँ पे WH वाला अगर रहेगा तो WH सबसे पहले खुद का आ जाएगा, उसके बाद डू डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है। अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी ये जो 4 तरह का स्ट्रक्चर दिखाया, ये स्ट्रक्चर आप खुद में जो रेगुलर बातें आप करते हो वो प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपको धीरे धीरे आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप बोल पाओगे। ठीक है, हो गया प्रेजेंट का। अभी पास्ट का सेम जैसा रहेगा, आप देख के रखो, सेम है, खाली कुछ इसमें बदलाव होगा, वो मैं स्ट्रक्चर लिख के मैं बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में बातें कर लिए हैं, अभी हम लोगों को पास्ट में भी बातें करना पड़ता है। बहुत सारे पुराना स्टोरी वगैरह जो कुछ हमने किया था या सुबह कुछ किया तो जो शाम को हम बातें कर रहे थे, इसके लिए पास्ट का बातें हमको करना पड़ता है। तो पास्ट का बातें सेम ही जैसा प्रेजेंट में हम बताए थे, सिर्फ इसमें पॉजिटिव जो है ना लिखा हुआ है, देखो पॉजिटिव में जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। खाली यहीं पर ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे होता है, जैसे गो वेंट गॉन, जैसे इट एट इटन, ऐसे सेकंड वर्ब का 3 फॉर्म आपको किताब में मिल जाएगा, चाहे तो, नहीं तो मैं PDF भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो खाली V2 यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एकदम पूरा इजी। जैसे मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, ये आई गो टू स्कूल होता था प्रेजेंट में, जो होता था सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब के लास्ट में SES का कोई भी जरूरी नहीं, को कितना भी बात करो इसमें SES नहीं लगने वाले, बहुत आसान है, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये पॉजिटिव में हो गया। उसके बाद आप अगर नेगेटिव बात करोगे कि मैं कल स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था, तो मैंने पहले ही लिखा था कि पास्ट के नीचे कि कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जो डिड लिखा था, तो यहीं पे डिड का यूज़ होगा। डिड देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस की बातें हो रहे हैं। तो डिड का यूज़ कैसे करना है, सब्जेक्ट, देखो नेगेटिव में लिखा है, यारो करके रखा है, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम डिड लगा दिया, उसके बाद वर्ब का और सेकंड फॉर्म यूज़ होने वाला नहीं है, डिड लगा दिया इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कैसे होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, गो टू होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे भी वर्ब आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे वही हो, कोई भी हो, यहाँ पे वर्ब के लास्ट में SES नहीं लगेगा, वो खाली प्रेजेंट के टाइम पे लगता था, और यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मैं स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये होता है नेगेटिव। फिर इंटरोगेटिव जब होगा, वही सेम चीज़, हेल्पिंग वर्ब खुद के सामने आ जाएगा, जैसे हम प्रेजेंटेंस में दिखाए थे, डू डस खुद के सामने आ गया था, यहीं पे डिड जो है ना वो खुद के सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इजी है। उसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा जैसे हम प्रेजेंट में दिखाए थे, क्वेश्चन वर्ड वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेशन मार्क। तो एकदम ईजी है पास्ट टेंस। इसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर सजाते जाना, बोलते जाना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। अभी फ्यूचर का बात करते हैं। देखिए, अब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सीख गया। अभी फ्यूचर में, क्योंकि हम लोगों को ये भी बातें करना पड़ता है कि हम आगे क्या करेंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे, हम खाना खाएंगे, या फिर वो आएगा, वो आएगी, जो भी है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है पूरा इजी। पिछला जो 2 हमने बनाया था उसी जैसा सेम, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। देखो, जैसे हम पहले लिखे थे डू डस, ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता था, जैसे डिड ये पास्ट के लिए यूज़ होता था। अभी विल आ गया, देखो विल सेल और विल कहाँ पे यूज़ होता है मैं एक अलग सा वीडियो करके बता दूंगा। तो यहाँ पे विल का यूज़ खाली दिखाया मैंने, क्योंकि अभी मॉडर्न में सब विल ही इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर। ऑफिशियल अगर बात करेंगे ऑफिस में तो सेल का, उस जगह में सेल का यूज हो जाएगा। अच्छा, तो अभी क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो ज़्यादातर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लग रहे हैं, ये आसान है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब लोग जानते हैं ज़्यादातर। तो सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं कोलकाता जाऊँगा, आई विल गो टू कोलकाता, तो यहाँ पे विल जस्ट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एक यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कोलकाता। इसमें वर्ब के बाद में SES या फिर वर्ब का दूसरा कोई फॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। वैसे अगर आप नेगेटिव बातें करोगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे पास्ट में हम लिखे थे डिड नॉट, ऐसे फ्यूचर में विल यूज़ होता है तो विल नॉट।
ये तीनों हेल्पिंग वर्ब अगर जान जाओगे तो बहुत आसान, चुटकी में आप सीख जाओगे इंडिफिनिट का ये तीनों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम क्या बात करते हैं, जैसे आई विल गो टू कोलकाता, मैं कोलकाता जाऊँगा, तो वैसे क्या होगा, मैं जैसे कोलकाता नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, आई विल नॉट गो टू कोलकाता। अभी कॉन्ट्रैक्शन भी बताना भूल गया था मैं, पास्ट टेंस में डिड नॉट होगा तो डिडंट हो जाएगा, डिड नॉट है तो डिडंट हो जाएगा, ये विल नॉट है तो वोंट हो जाएगा, आई वोंट गो टू कोलकाता। ठीक है, विल नॉट को कंट्रैक्शन करके वोंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरोगेटिव करोगे तो वही हेल्पिंग वर्ब खुद के सामने आ जाता है, जैसे पास्ट में और प्रेजेंट में आया था, इससे पहले मैं बता चुका था। वैसे विल खुद के सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कोलकाता जाऊँगा ऐसे अगर पूछ रहा हूँ तो विल आई गो टू कोलकाता टुडे या टुमारो, जो भी है, तो विल खुद के सामने आ जाएगा। वही अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे वाई विल आई गो टू कोलकाता टुडे, मैं क्यों कोलकाता जाऊँगा, तो उसका कारण जब आपको पहले ही बताया था, जिसका आंसर हाँ और ना में होगा वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा, जिसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो डब्ल्यू स्ट्रक्चर में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करें, वोकेबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और बहुत सारे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मुझे कमेंट में भी लिखें, अगर कुछ सही या गलत रहेगा मैं बता दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट दिन हम सीखेंगे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।